हमने आर्द्रता और उसके प्रकारों का अध्ययन किया। अब हम संघनन व उसके रूप का अध्ययन करेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आज हम संघनन का अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन करने से पहले हमें 3 डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि संघनन कहते किसे हैं। तो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक होता है संघनन, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है ऊर्ध्वपातन। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और ऊर्ध्वपातन। इसमें संघनन में क्या होता है, जब भी कोई गैस ये रूप से द्रव अवस्था में, यानी ये तीनों पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के रूप है। अवस्था परिवर्तन होता है इसमें, तीनों में ही पदार्थों की क्या हो गए, अवस्थाएं बदलेगी। तो संघनन में क्या होता है कि जो पदार्थ होगा वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, संघनन। वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव अवस्था से गैसीय, कोई भी पदार्थ जब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे जलवाष्प में परिवर्तित होता है। संघनन में क्या होता है, जलवाष्प वापस जल में परिवर्तित होती है। एक क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, जब बीच वाली अवस्था यानी कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित, द्रव अवस्था को प्राप्त नहीं करता, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं संघनन का, अर्थात जलवाष्प का पुनः जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होना। तो जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में, यानी बर्फ के रूप में, हिम के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। यदि हवा का तापमान औसांक बिंदु, हमने देखा था एक टेम्परेचर होता है, वह टेम्परेचर जिस पर हवा अपनी सापेक्षिक आर्द्रता 100% कर लेती है, उस टेम्परेचर को, उस हवा का औसांक बिंदु कहते हैं। तो औसांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए तो संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। तो संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, टेम्परेचर, वायुदाब और आर्द्रता सबका प्रभाव पड़ता है। यदि संघनन हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर होगा तो जलवाष्प जो होगी वो किसमें, हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो तुषार, हिम व पक्षाभ मेघ का निर्माण होता है। अर्थात जो ड्यू पॉइंट है, ये ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे है तो उससे स्नो, फ्रस्ट और पक्षाभ मेघों का निर्माण होता है। यदि संघनन हिमांक से ऊपर है, हिमांक यानी ड्यू पॉइंट अगर हिमांक 0 डिग्री से ऊपर है तो ओस, कोहरे, कुहासे व बादलों का निर्माण होता है। यदि संघनन धरातल के समीप होता है तो ओस और पाले और कोहरे व कुहासे का निर्माण होता है। जबकि यदि संघनन अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होता है तो बादलों का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ओस, जिसको ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो हवा का जल वाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं पर जमा हो जाता है तो इसे ओस कहा जाता है। देखो ओस क्या होती है, अगर बात किया जाए तो ओस कोई ऊपर से नहीं गिरती। जैसे कि ये धरातल है, मान लो यहाँ पर जल की छोटी छोटी बूंदें, या कोई भी सतह है, ये मटका रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो जल की बूंदें पाई जाती है, इसको सुबह सुबह हम देखते हैं कि ये जल की बूंदें पत्तियों पर, इन पर पाई जाती है, तो इनको ओस के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में ओस की बूंदें जहाँ पर होती है उनका निर्माण उसी क्षेत्र पर, उसी सतह पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये ऊपर से वायुमंडल से गिरती है और वहां पर जमा होती है। ओस कणों का निर्माण उसी स्थान पर होता है जहां पर वो वर्तमान में विद्यमान है। तो ये कैसे होता है, जैसे ही मान लो कि रात के समय क्या होता है, धरातल या कोई भी सतह जो है, पेड़ पौधे मान लो, उनकी सतह क्या हो जाती है, टेम्परेचर उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो जैसे ही हवा इस सतह से टकराती है तो इस हवा का टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, इसमें इसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम हो गई। आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होते ही इसमें जो अतिरिक्त आर्द्रता है वो इसी सतह पर छोड़कर चली जाएगी हवा। तो इस प्रकार से ओस का निर्माण होता है। ओस के निर्माण के लिए साफ आकाश, लगभग शांत वायुमंडल, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ठंडी व लंबी रातों का होना आवश्यक है। अर्थात ओस के लिए वही आवश्यक दशाएं होनी चाहिए जो तापमान की विलोमता के लिए आवश्यक होती है।
ओस के निर्माण के लिए आवश्यक है कि तापमान जो हो वो हिमांक से ऊपर हो, क्योंकि अगर तापमान हिमांक से फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होगा तो ये जो ओस की बूंदें होंगी ये किसमें, हिम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको तुषार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ओस और तुषार फ्रस्ट में सिर्फ इतना ही अंतर होता है पाले में कि जो अगर जो टेम्परेचर है ओसांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो तुषार या पाले का निर्माण होगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो ओस का निर्माण होगा। तो तुषार या पाला जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होती है, अर्थात उसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू पॉइंट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, तो जलवाष्प जल कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही तुषार फ्रस्ट या पाला कहा जाता है। ठीक है, पाले के निर्माण के लिए उन सभी परिस्थितियों का होना आवश्यक है जो कि ओस के निर्माण के लिए आवश्यक है। अर्थात ओस और पाले में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जो ड्यू पॉइंट है वो अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो पाला पड़ेगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो ओस बनेगी। एक डिफरेंस और होता है, जो पाला होता है जो होता है, कई बार क्या होता है कि पानी जब यहाँ पर जमा हो जाता है रात में, शीतकालीन रातों में, तो ये पानी जो होता है जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री से नीचे चला गया तो ये बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ओस भी बर्फ़ में बदल जाती है। ओस या पाला ऊपर से नहीं गिरता, बल्कि ये वहीं पर बनता है जहाँ पर हम इसे देखते हैं। जो अतिरिक्त आर्द्रता होगी उसी सतह पर जमा होगी जिसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात ओस व पाले का निर्माण उसी स्थान पर होता है जहाँ पर वह दिखाई दे रहा है। अब है कोहरा या फिर फोग। कोहरा एक प्रकार का बादल है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अपेक्षाकृत छोटे व सघन होते हैं। देखो, कोहरा जो होता है वो जैसे कि धरातल से ऊपर हम क्षोभमंडल में बादल देखते हैं, बादल में और कोहरे में इतना डिफरेंस होता है कि बादल में जो जल शिखर होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, लेकिन कोहरे के अंदर जो जल शिखर होते हैं वो आवेशित नहीं होते। दूसरी उनमें स्थिरता, कोलाइडली स्थिरता पाई जाती है। कोहरे के जो जल कण जिनको बोलते हैं अपन जल शिखर बोलते हैं जिनको, उसमें कोलाइडी स्थिरता पाई जाती है और उनका आकार बहुत ही छोटा होता है कोहरे में। जबकि बादल जो होते हैं उसमें क्या होता है, जल शिखरों का आकार अपेक्षाकृत बढ़ता है और उनमें कोलाइडली अस्थिरता पाई जाती है। कोहरे का निर्माण धरातल के समीप होता है, जबकि जो बादल होंगे उनका निर्माण धरातल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होता है। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटे, कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक सघन व छोटे होते हैं। तो मिस्ट और फॉग में दृश्यता का अंतर पाया जाता है। जो मिस्ट होता है उसमें दृश्यता अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, जबकि जो कोहरा होता है उसमें दृश्यता अपेक्षाकृत क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो कुहासा भी, मिस्ट भी एक प्रकार का कोहरा है जिसमें कोहरे की तुलना में जो दृश्यता होती है वो अधिक दूर तक, यानी इसमें जो व्यक्ति होता है वो अधिक दूरी तक की वस्तुएं निकट साफ देख सकता है, जबकि कोहरे में जो वस्तुओं को देखने की सीमा है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम दूरी होती है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक परंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। अब दूसरी जो चीज़ देखते हैं वो स्मोग जो होती है वो स्मोक व फॉग से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है, जब धरातल के निकट अत्यधिक प्रदूषण के कारण धूल कण या धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं तो क्या होगा, आर्द्रता जो सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुए बिना भी जैसे ही 70% भी होती है, वैसे ही क्योंकि यहाँ उनको संघनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक आधार धूल कण प्राप्त हो गए, धुएं के कण प्राप्त हो गए, इसके कारण उन पर संघनन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वातावरण की दृश्यता खत्म हो जाती है। उसे ही धुआं से या फिर स्मोक के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियों के निकट जब कोहरे में धूल के कण मिल जाते हैं तो उन्हें धुआंसा या स्मोक के नाम से जाना जाता है। धुआंसा कोहरे की तुलना में भी अधिक सघन होता है और दृश्यता बहुत ही इसकी कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, धूल के कणों और आर्द्रताग्राही नाभिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण सापेक्षिक आर्द्रता जैसे ही 70% के ऊपर होती है तभी उसमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब है बादल का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब